taking decision that after Congress you are now think that you should join BJP? What is the reason? See, there I was an office bearer and I worked for the party for so many years. This time I opted for the ticket also. So far, as a lady, at least as a backward community, belonging to backward community and an educated lady, I expected they would recognize me and give me a ticket because I was working in that place for so many years, and I would future also I would be working so many. So since I didn't get an opportunity to work there, so I thought somebody has to recognize someone, especially ladies. Anyway, they've offered me, they heartily welcomed me. I think I would like to work for this party. I'm a worker. I can work anywhere. So what is your expectation from BJP? As you said, you don't get any chance to work for the party. So now I'll be working in the party. They said, they were assured me something, but that doesn't hamper my spirits. I will be working. You earlier also told that party didn't give a chance to even senior leaders as well. Sorry, So that senior leaders also not getting chance. No, my father has been working in party since 78, 79. Since then he has been in the Congress party. Since he declined, he said because of his age he didn't want to work. But at least they could have offered me. He openly has told in the press also, I'm asking for my daughter's ticket. There also then never respected his desires. So I have taken my own decision. स्कार द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व स्पीकर कांकुड़ू थिमप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी में दरअसल बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में राजनंदिनी शामिल हुई हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। अब वो बीजेपी में रहकर बीजेपी के लिए काम करेगी। ये तमाम बड़ी बातें डॉक्टर राजनंदिनी की ओर से कही गई हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हुई है। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व स्पीकर काकुड़ी की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनावों के बीच बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक बड़ा नाम है राजनंदिनी, जो कि बीजेपी में शामिल हुई हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि वो यानी कांग्रेस पार्टी मुझे पहचानेगी और मुझे टिकट देगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बीजेपी गर्मजोशी से मेरा स्वागत उन्होंने किया है और मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं कहीं भी काम कर सकती हूं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी में शामिल होकर वो बीजेपी के लिए काम करेगी, लेकिन वहीं कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिस वजह से वो खासी नाराज थी और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने पार्टी बदली है, बीजेपी में शामिल हुई है। हालांकि आपको ये बता दें कि बीजेपी ने अपने जो पहली लिस्ट थी उम्मीदवारों की कर्नाटक में वो जारी कर दी है और हालांकि अभी बाकी जो लिस्ट है, बाकी जो उम्मीदवारों की घोषणा होनी है उसका इंतजार है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनंदिनी को बीजेपी टिकट देगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कर्नाटक में अपनी सत्ता की कुर्सी को बचा पाए और इसको लेकर लगातार बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन इसी रणनीति से कांग्रेस पार्टी फिलहाल घबराई हुई है। यही वजह है कि अब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता
डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस कर्नाटक के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर ही हमला बोला गया है और कहा है कि हमने चुनाव आयोग में कई शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड है, मैं अपनी टीम चुनाव आयोग भेजूंगा। ये डीके शिव कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट जोड़े हैं। इसका रिकॉर्ड हमारे पास है एक विधानसभा में, और पूरे बेंगलुरु शहर में 42,000 की पहचान पहले ही की जा चुकी है। ये एक ही अनुपात है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत मिली है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये उनका आरोप है, जिसके चलते उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि वो मुझे फिर से समन जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उन सभी समन को दोबारा प्रदर्शित नहीं करना चाहता। वैसे भी अगर समय आया तो मैं उन समन को फिर से देखना चाहूंगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। यानी साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के सामने एक चुनौती बड़ी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो एक समय में कर्नाटक में थी उस पर दोबारा सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन वहीं बीजेपी लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। तमाम जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी अपने स्टार प्रचारक जो है वो चुनावी मैदान में उतारने वाली है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यानी ये चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और कहीं ना कहीं यही कांग्रेस पार्टी का डर है। हालांकि वहीं कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बिखरी हुई है। मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर ही घमासान जारी है, जहां डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, तो वहीं कुछ नेताओं की अलग राय देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो कहीं न कहीं विवादों में लगातार चल रहे हैं, वो कर्नाटक का अपना दौरा 2 बार रद्द कर चुके हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं, लगातार वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने अपने कर्नाटक के 2 दौरे जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। जिस वक्त कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और लगातार आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच वो तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में वो नहीं पहुंचे हैं। और एक तरफ ये देखने को मिला है कि चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी या पार्टी आलाकमान वहां चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हार जाती है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। ये तमाम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाई जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। बावजूद इसके अब इलेक्शन कमीशन पर हमले बोले जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि दरअसल चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। ये तमाम चीजें, ये तमाम आरोप जो है शुरू हो चुके हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा क्या हो। ये तस्वीर बार बार देखने को मिल रही है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला जाता है, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ये आरोप लगाए जाते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जाता है, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी
संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर देश की जनता का भरोसा नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन वहीं अजीत पवार ये कहते नजर आए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब भी कोई पार्टी जीतती है तो उनके लिए ईवीएम सही हो जाती है, लेकिन जब कोई पार्टी हारती है तो उनके लिए ईवीएम खराब हो जाती है। ये तमाम बड़ी बातें विपक्ष में ही कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ से कही जा रही है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होगा। 10 मई को वोटिंग होगी। 224 कुल विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे कर्नाटक विधानसभा के सामने आएंगे और जहां मौजूदा वक्त में कर्नाटक की सत्ता पर बीजेपी काबिज है, बीजेपी के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है उससे बचाने का मौका है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, उसके बाद से डरी हुई है और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं और ये तस्वीर जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे और ज्यादा देखने को मिलेगी इस तरह की बयानबाजी, इस तरीके के आरोप। तो कहीं ना कहीं यही कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति रही है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आज इस हालात में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।